ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है सेकंड पेपर है मेन में, राइट। और इसमें हमें ये समझना है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और ये क्यों जरूरी है, राइट। और ना केवल क्या है क्यों है ये समझना जरूरी है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जब कोई डिस्कशन हो, जब आपको आंसर करना हो, तो आपको किन किन डायमेंशंस का ध्यान रखना है, राइट। किस क्या एंगल होगा आपका आंसर लिखने का, आंसर राइटिंग स्टाइल क्या होगा। तो बेहतर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो है अपनी समझ को बढ़ाने के लिए इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ हम टर्म्स यूज करते जाएंगे, आपको जो है एक कहानी के फॉर्म में इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। और जब क्लास सेशन ख़त्म हो जाए तो इस सेशन के समाप्त होने के बाद ये वीडियो जो है आप एक बार फिर से देखिए, फिर बैठ कर के नोट बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। तो अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब होता है कि कोई दो सोवरेन स्टेट का मतलब होता है संप्रभु राज्य, संप्रभु देश, राइट। कोई दो संप्रभु देश के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, जिसमें वो अपने अपने राष्ट्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए, राष्ट्र हितों को दृष्टिगत किस तरह से, मतलब राजनीतिक तौर पर और जो है आर्थिक तौर पर, मतलब राजनीतिक और आर्थिक को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने हितों को या अपने राष्ट्र का ज़्यादा हित करने के लिए जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम जो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अब उसमें राजनीतिक आर्थिक जो है संबंध ही नहीं होते हैं, बल्कि अगर हम इन डिटेल में चले जाएं तो आर्थिक राजनीतिक के बाद फिर हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी डेवलप होते हैं। समस्या इस बात की है ना कि जब हमारे आपके बीच में किसी तरह का जब एक बार रिलेशन बन गया तो पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के हित में, मतलब नेशन इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, अधिक लाभ ले सकें और शांतिपूर्ण ढंग से लाभ लें। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। अभी तो हमने फिर पॉलिटिकल रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशन अर्थात इकोनॉमिकल रिलेशंस की बात की। जब फर्दर हमारे एक बार रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे तो फिर हमारा आगे का स्टेप क्या होगा कि हमारा सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, जिससे हमारा जो है पहले तो हम राजनीतिक तौर पर मिल रहे हैं या राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेज पर, पॉलिटिकल राजनीतिक मंच पर मिल रहे हैं, फिर राजनीतिक मंच पे ना मिल करके हम मेन टू मेन हमारे देश की जनता किसी अन्य देश की जनता से भी सीधे जुड़ेगी, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से जुड़ रही है, किसी भी तरह से जुड़ रही है। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट जो है जनता भी जुड़ने लगती है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो उस समय भी इसको इंटरनेशनल रिलेशन ही कहा जाता था, लेकिन इनफैक्ट उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी कोई फीलिंग्स या प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज नहीं होते थे। उस समय क्या होता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती थी एक तरह की। और पॉलिटिक्स में क्या होता था, पॉलिटिक्स भी बड़ी डर्टी टाइप की पॉलिटिक्स होती थी, जिसमें एक देश दूसरे देश को झुकाने पर लगा रहता था कि किसी भी तरीके से ये इस देश को हम क्या कर दें, डोमिनेट कर दें, इसको हम झुका दें, अपना प्रभुत्व, अपना जो है ताकत और अपना लोहा हम मनवा लें, चाहे वो हम आर्थिक रूप से मनवा लें, चाहे हम सैन्य शक्ति के बल पर मनवा लें, कि मतलब हम कुल मिला करके अपने के अलावा किसी दूसरे जो कमज़ोर राष्ट्र हैं, जो कमज़ोर हैं लेकिन संप्रभु हैं, जिन्होंने अभी नई नई आज़ादी पाई है, अभी नए नए सपने देखने शुरू किए हैं, अभी नई नई उड़ान भरना शुरू किया है, ऐसे राष्ट्रों को किस तरीके से दबाया जाए, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स का नाम था इंटरनेशनल रिलेशन।
तो इनफैक्ट अगर हमारी समझ से देखा जाए, व्यक्तिगत ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस समय इंटरनेशनल रिलेशन नाम की चीज़ नहीं थी। दैट वाज जस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सेप्ट एल्स नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं था। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर 1950 के बाद जो एक जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, ये चेंज हो गई IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में। और इंटरनेशनल रिलेशंस आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो को के हिसाब से अब हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन ना कह करके एक तरह से दुनिया जो है बढ़ रही है ग्लोबल रिलेशंस की तरफ, वैश्विक संबंध की तरफ। क्योंकि आज हम वैश्विक संबंधों की बात करने लगे हैं और ये कहते हैं विश्व के मैक्स टू मैक्स देश एक दूसरे से मिल करके चलें और एक दूसरे की सहायता करें। अब सहायता करने की बात जब आती है तो फिर संबंधों की भी बात आती है। तो कई बार इन संबंधों को हमें समझना होगा। अगर हम भारत, अब जैसे अगर हम संबंध की बात करें तो हमारा जो है इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अगर हम इन दोनों देशों के बीच की बात करें तो हम जब इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलता है, एक तनाव देखने को मिलता है, राइट। और जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना, तो यहाँ पर भी एक तनाव देखने को मिलता है। लेकिन क्या चाइना भी हमारा दुश्मन है? एक एंगल से जब हम देखेंगे तो हमें ये दोस्त लगेगा, दूसरे एंगल पर देखेंगे तो ये हमें दुश्मन नज़र आता है। कैसे दोस्त कब नज़र आता है, दुश्मन कब नज़र आता है? जैसे कि अगर हमारा जो है इंडिया का रिलेशंस जो है किससे है, इंडिया का रिलेशन जो है किससे है, रसिया से। और रसिया, चाइना के जो है कदम रसिया से फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। चाइना के जो कदम हैं तो उसके जो है रसिया के साथ उसके फ्रेंडशिप की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो हम इंडिया जो है रसिया का फ्रेंड है और रसिया इंडिया का फ्रेंड है, ऐसे कर लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जब चाइना खुद रसिया का मित्र है तो ये मेरे मित्र का मित्र भी तो मेरा अपना क्या हुआ, मित्र होता है। मित्र का मित्र अपना मित्र होता है और मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। इसको ऐसे समझिए, राइट। तो जब ये जो है चाइना के कदम रसिया की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ से हम थोड़ा सा अपना झुकाव मानते हैं। फिर हम ये मानते हैं कि वास्तव में चाइना भी हमारा दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि रसिया हमारा दोस्त है और ये हमारे दोस्त का अगर दोस्त है, फ्रेंड है, तो ये भी हमारा फ्रेंड है। अब जब कभी कोई इस तरह की बात आती है, हमारे और चाइना के बीच में कहीं पर तनाव की बात होती है, तो उस तनाव के माहौल में चाहे वो चाइना के द्वारा भले ही पैदा किया गया हो, लेकिन हम अटैक के बदले में अटैक नहीं करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, राउंड टेबल की बात करते हैं कि आइए बैठ करके बात करते हैं, चाहे वो कमांडर लेवल की मीटिंग्स पर हो या जो है हमारी डिप्लोमेसी हो। डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पर एक कूटनीति से आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड कूटनीति को समझने से पहले हम जरा इसको और एक्सप्लेन कर दें। अब अगर हम इसको इसी चाइना को, अभी देखिए जब हम रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चाइना को कंसीडर करते हैं तो ये हमें क्या लगता है, मित्र लगता है, राइट। और जब अमेरिका को ले आए आप बीच में, यूएसए को, तो हमारे संबंध यूएसए से भी हैं, राइट। और यूएसए और चाइना के बीच जो है क्या है, एक जो है एक जंग की स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे को डोमिनेट करने के तौर पर बने रहते हैं। कभी ये यूएसए अपने आप को आर्थिक शक्ति के तौर पर उभारता है तो कभी चाइना अपने आप को एक बहुत बड़ी वैश्विक अर्थ शक्ति बनाने की प्रयास कर रहा है। तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो यहाँ ये हमारा मित्र है और मित्र का शत्रु हमारा शत्रु है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा शत्रु नज़र आएगा। एक प्लेटफॉर्म पर ये और हमें हमारा शत्रु नज़र आता है। कहाँ पर? जब हम यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये हमेशा वीटो पावर यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो वहाँ पर भी हमको ये शत्रु नज़र आएगा। अब मित्र किन किन बिंदुओं पर नज़र आएगा? मित्र जब हम कभी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट के मामले में फिर ये हमको अपना मित्र नज़र आने लगता है, क्योंकि तब हम वैश्विक इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं, उसको डेवलप करने की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये हमको अपना मित्र नज़र आने लगता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मित्र और शत्रु वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इसी स्थिति में शत्रु और मित्र की बात करते करते हम आ जाते हैं सीधे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की बात करते हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी। एक वर्ड है, क्या है? डिप्लोमेसी, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कूटनीति, राइट। और दूसरी तरफ है आपका वार, ठीक है। एक तरफ है कूटनीति अर्थात डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ है युद्ध। अब भाई साहब कंट्रीज जो है दो तरह की होती हैं बेसिकली, राइट। दो तरह के देश कैसे होते हैं? दो तरह के सोवरेन स्टेट मिलेंगे आपको, उन दो तरह के देशों को समझना होगा, राइट। वो कौन कौन से दो तरह के? अब ये मान लीजिए सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट का मतलब, स्टेट मतलब संप्रभु राज्य, संप्रभु राष्ट्र, अर्थात संप्रभुता वाले देश जो पूरी तरह से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, जो अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो उनकी स्टेट पॉलिसी हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी हो, विदेश नीति हो या देश की नीति हो। हमने अभी 370 हटाया, हमने यूएसए से पूछा कि हम हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, या भाई साहब हटा दें क्या, बाबूजी हटा दें क्या? क्यों पूछें भाई, हमारा ये निजी मामला है, राइट। और अगर मान लीजिए उस वहाँ पर तनाव, जैसे कि अगर कश्मीर में देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर का मुद्दा बना रहता है और जिसकी वजह से हमेशा तनाव बना रहता है, और उस समय भारत कह देता है कि नहीं ये हमारा निजी मामला है, हम आपस में बैठ करके बात कर लेंगे। वहाँ पर हम किसी तीसरे का इंटरवेन नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? अरे हमें ज़रूरत ही नहीं, हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं कि हमारा फैसला कोई आकर के तीसरा व्यक्ति करेगा। इज दैट क्लियर? तो जहाँ पर हम द्विपक्षीय वार्ता की बात करते हैं, हमेशा द्विपक्षीय का मतलब होता है कि दो पक्ष की बीच की बात है अगर, तो हम दो पक्षीय वार्ता की ही बात करेंगे, किसी तीसरे का इंटरवेन बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने जो है 1965 में लाहौर तक इनकी सेना को खदेड़ दिया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तक जो लैंड कब्जा किया था, वो सारी लैंड उसको पाकिस्तान को लौटा दी, उनकी सेना वापस लौटा दी। इज दैट क्लियर? तो वो किसके तहत था? कि हमारी दो पक्षी वार्ता के तहत। और इसके बाद हमने भले ही यूएन में प्रश्न चिन्ह लगाया हो पाकिस्तान पर, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि अब मैं आपकी मध्यस्थता कर देता हूँ, तो हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है, इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि उसे किसी थर्ड पर्सन की या किसी तीसरे देश को उसकी जो है मध्यस्थता करने के लिए आना होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर दो तरह के कंट्रीज होती हैं, सोवरेन स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, राइट, और एक होते हैं जो हार्ड होते हैं, राइट। अब सॉफ्ट जो सोवरेन स्टेट हैं, जो सॉफ्ट टाइप कॉर्नर हैं, वो हमेशा राष्ट्रहित अपना कहाँ पर ढूंढते हैं? वो डिप्लोमेसी में अपना राष्ट्रहित ढूंढते हैं। और जो हार्ड वाले होते हैं, हार्ड नेशंस, वो फायदा नुकसान से ऊपर हट करके युद्ध में अपना फायदा ढूंढते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि एक तो कंट्रीज उस टाइप की होती हैं जो ये देखती हैं कि अगर हम वार करते हैं तो वार में फायदा है, वार में फायदा है या हमको डिप्लोमेसी में फायदा है, राइट। अगर हमारी
डिप्लोमेसी में ज़्यादा बेनिफिट है तो फिर हम डिप्लोमेटिक बात करेंगे, हम डिप्लोमेटिक जाएंगे और उनसे बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। कूटनीति इसी को कहते हैं कि बातचीत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा, राष्ट्रहित किसमें है हमारा ज़्यादा है, राष्ट्रहित हमारा अगर बातचीत करने में ज़्यादा है तो फिर हम राष्ट्रहित में क्या करेंगे, बातचीत ही करेंगे। और ये या फिर अगर हम देखेंगे कि बातचीत से ज़्यादा फायदा हमको युद्ध लड़ने में हो रहा है तो फिर हम युद्ध ही लड़ लेंगे, राइट। अगर बात नहीं बन रही है तो फिर हम युद्ध कर लेंगे, लेकिन वो सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि पीस का कोई अल्टरनेट नहीं होता है, अर्थात शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। जो हमेशा हम शांति दूत बन करके रहे और शांति वार्ता पर हमारा प्रबल समर्थन रहा है हमेशा से। चाहे हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, 1947 से लेकर के अब तक जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब ने जो है पहले शांति वार्ता करने का प्रस्ताव पहले रखा है। इवन देन हमारे पहले प्रधानमंत्री जो ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान अपनी मर्जी से चले गए थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप को वो डेवलप करना चाहते थे, पड़ोसी राज्यों से अपने संबंधों को क्या करना चाहते थे, अच्छे संबंध, बेहतर मजबूत संबंध बना करके रखना चाहते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमारे पड़ोसी से हमारा विवाद रहे, तनाव रहे और हम युद्ध की स्थिति बने, राइट। लेकिन अगर कोई हमारी इस बात को नहीं समझता है, हमारी नीति को नहीं समझता है, तो फिर हमने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है। भारत को अगर देखा जाए तो ये पूरी संपूर्ण भारत की धरती देवभूमि है। अगर अयोध्या में राम है तो मथुरा में कृष्ण हैं। और अगर और आगे चले जाओ बिहार में तो जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो कभी मिथिला हुआ करता था, वहाँ की हमारी सीता मैया है। और आगे चले जाओ लुम्बिनी नेपाल, तो वहाँ के हमारे जो है भगवान बुद्ध हैं। तो ये तो भारत की जो भूमि जहाँ तक है भारत की, वो तो देवभूमि है। तो रामायण में भी जब रावण जो है लंका उठाकर ले गया था सीता को, तो उस समय जो है रामचंद्र जी ने अंगद को शांति दूत बना करके भेजा था और कहा था जाओ रावण के दरबार में जा करके शांति प्रस्ताव रखना और उससे कहना कि वो सीता को लौटा दे और अपनी भूल स्वीकार कर ले, अपराध स्वीकार कर ले, और ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अंगद गए, अंगद की बात नहीं सुनी। फिर हनुमान जी स्वयं गए तो उनकी पूंछ में आग लगा दी, क्योंकि अहंकारी था। तो हम भारत के लोग अहंकार का जवाब देना भी जानते हैं, अहंकार तोड़ना जानते हैं। कुल मिलाकर के अगर हमें युद्ध में कोई ललकारे तो फिर हम यमराज से भी युद्ध करने से पीछे नहीं रहते हैं। और यही हमारे भारत की विशेषता है कि पहले हम वार नहीं चाहते, वार तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम वार्ता की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक स्तर पर अपनी बात को जो है मनवाना चाहते हैं और बड़े से बड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं अकेला फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि अगर हमारी डिप्लोमेसी समझ में आए तो हमारी डिप्लोमेसी का फ़ायदा आप भी उठाओ। बस फर्क इतना है कि कूटनीति के तहत हर राष्ट्र जो है अपना हित ज़्यादा देखता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से कि डिप्लोमेसी। अच्छा, हार्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं? हार्ड कंट्रीज़ जैसे कि आपका यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जो है चाहते हैं कि देखिए युद्ध में फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमें तो युद्ध करना है। ये युद्ध में अपना फ़ायदा ढूंढने लगते हैं, राइट। तो यूएसए ये वार में अपना फ़ायदा ढूंढता है कि वार होना चाहिए, राइट। अब ये वार में कैसे फ़ायदा ढूंढ लेता है? ये सोचता है वार होगा, हम तो चाहते हैं विश्व युद्ध हो जाए, हम तो चाहते हैं बहुत सारे देश आपस में भिड़ जाएं, तो हमारा क्या है, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे आर्म्स, हमारे एम्यूनिशंस, ये इसकी सप्लाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हर जगह अगर कहीं पर इसके खुद के भी अगर मसले हों, खुद के भी इसके इशूज़ हों, तो चाहे इसका इशूज़ जो है यूएसए का किसके साथ रहा, इराक के साथ रहा, इराक पर हमला कर दिया, राइट। और इसने इवन देन अफगानिस्तान पर भी हमला किया और बाद में जो है तालिबान को कब्जा दे करके भाग गया। तो ये एक अमेरिका की नीति हो सकती है, यूएसए की नीति हो सकती है, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम कूटनीति का सहारा लेते हैं और कूटनीति के तहत हम पहले बातचीत करते हैं। लेकिन अगर बातचीत अगर समझ में ना आए
तो फिर हम युद्ध का, वो हमारा लेटर स्टेज होता है जब हम कभी युद्ध के बारे में सोचते हैं। अच्छा, कूटनीति को मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कूटनीति का मतलब होता है बातचीत के द्वारा दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो हम बातचीत करके अपने मतलब राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करके अधिकतम लाभ लेना ही कूटनीति है। इज दैट क्लियर? कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना ही ये कूटनीति है। लेकिन अगर वो कूटनीति में एक डर भी दिखाया जाता है और उस डर के तहत भी जो है कभी कभी हम हमारी कूटनीति से सामने वाले पर ये थोड़ा सा डर भी रहना चाहिए, प्रभाव भी रहना चाहिए कि भारत जो है इस तरीके का है, भारत पावरफुल है, भारत के पास ताकत है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ताकत कहाँ पर कूटनीति में भी दिखाते हैं। और कूटनीति में जिस तरह से हमने रामायण का उदाहरण दिया वैसे महाभारत में भी देखा होगा आपने। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों को भेजा दुर्योधन को समझाने के लिए। जब बात समझ में नहीं आई तो स्वयं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गए और दुर्योधन को जो है ये समझाने का प्रयास किया कि भाई अगर शांति ही चाहते हो तो चाहता तो ये हूँ कि अगर न्याय अगर देना है तो आधा दे दो, किसको? पांडवों को आधा राजपाट दे दो, ये तो न्याय की बात है। और अगर ये भी नहीं दे सकते हो तो केवल 5 गांव दे दो, हैं, अब बाकी अपनी धरती पर राज करो। ये किसकी तरफ से? ये युधिष्ठिर की तरफ से कहा गया था कि भाई देना न्याय दो तो आधा दो और नहीं तो जो है केवल 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने नहीं दिया क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता था। कुल मिलाकर के फिर जो है क्या करना पड़ा हमको? महाभारत का युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में फिर जब हम कोई हमारी कूटनीति, हमारी बातचीत जब हमें किसी को ना समझ में आए तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम युद्ध करते हैं। आपने देखा होगा कूटनीति और क्या है? ये जो बिजनेस जो है, ज़्यादातर जो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस है, ये भी कूटनीति का पार्ट है। वो पूछो कैसे? आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में, 1990 के दशक के आसपास भारत में जो बॉलीवुड, हमारी इंडियन बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उनमें किसी ने मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये खिताब जीतने वाली भारत की महिलाएं थीं या भारत की बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं। और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे, इन तीनों के जो है जैसे ही नाम लिखने के साथ ही समझ गए होंगे। क्या समझ गए? कि मिस यूनिवर्स, अगर ब्रह्मांड सुंदरी की बात जब आती है तो हम किसकी बात करते हैं? सुष्मिता सेन की बात करते हैं। और मिस इंडिया की बात जब आती है तो फिर हम बात करते हैं जो फिल्म एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री हुआ करती थी। और मिस वर्ल्ड की बात करें तो हम ऐश्वर्या राय, जो अमिताभ बच्चन की बहू है, राइट। तो ये 90 का जो दशक था, इस समय भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट की जो है बड़ी वो भरमार देखी गई। अब आप ये बताइए कि क्या भारत के लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया था कि नहीं अब जो काले काले दिखते हैं वो गोरे हो जाएंगे, या भारत में लोग ही काले होने लगे थे, या भारत में कोई काला पैदा नहीं होना चाहता था, या काले लोग गोरे होना चाहते थे? कुछ नहीं था। ये भी एक डिप्लोमेसी ही है, ये भी एक कूटनीति है कि एडवर्टाइजमेंट आ गया कि मेरी सुंदरता का राज फेयर एंड लवली है, जिससे मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो लोगों ने फेयर एंड लवली खरीदना शुरू कर दी, कितनी तरीके की क्रीमें और बहुत सारी क्रीम्स और साबुन से ये दावा किया गया कि जो है ये इससे जो है सुंदरता बढ़ती है। भाई बताइए, आज तक कोई भी क्रीम, कोई भी साबुन, कोई भी पाउडर लगा करके कभी क्या काला आदमी गोरा हुआ है? क्या नहीं हो सकता है ना। ये क्या है? एक डिप्लोमेसी ही तो है व्यापार को बढ़ाने की, राइट। तो ये भी एक डिप्लोमेसी थी और ये अंतर्राष्ट्रीय इस बाजार में फिर ये डिप्लोमेसी फैलती है, राइट। क्योंकि भाई अगर कोई साबुन अमेरिका बना रहा है, लेकिन अगर वो इंडिया की कोई हीरोइन उसको लगा करके एक बार टेलीविजन पर आ जाए
तो भारत में पैसों की कमी तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वही साबुन खरीद लाएंगे। यही तो है डिप्लोमेसी। अब इसके लिए क्या हमें अमेरिका से युद्ध लड़ना पड़ा? अपनी एक डिप्लोमेसी के थ्रू, हमने एक कूटनीति के थ्रू उनकी या तो टेक्नोलॉजी ले ली या उनके प्रोडक्ट को जो है हमने यहाँ पर भारत के बाज़ार में उसको ले आए। इज दैट क्लियर? इससे उनको भी फ़ायदा हुआ और जो इस प्रोडक्ट को भारत ला रहा है उसका भी फ़ायदा हुआ। और जब फ़ायदा हुआ तो ये राष्ट्रहित है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। इज दैट क्लियर? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक ही चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित कर राष्ट्रहित करना है और अधिकतम लाभ लेना है। और जहाँ तक बात अगर किसी दो संप्रभु राज्यों के बीच तनाव की हो तो वहाँ पर भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, तो भारत सक्षम है अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में। वो भारत किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत बिल्कुल मध्यस्थता चाहता ही नहीं है, भारत भी चाहता है, लेकिन वो फिर मामले हमारे ज़रा अलग टाइप के होंगे। भाई जहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी, राइट, किससे? पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अगर कोई बात होगी तो हम चाहेंगे कि फिर इसमें ब्रिक्स भी आ जाए, G20 भी आ जाए, G7 भी आ जाए और इस पर हम वैश्विक लेवल पर एक ग्लोबल डिस्कस करें कि इन्वायरमेंट सिक्योर्ड कैसे किया जाए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बात डिसीजन लेने की है, तो वहाँ पर भारत अकेले अपना डिसीजन नहीं देगा। इज दैट क्लियर? भारत क्या कहेगा कि इसमें G7, सार्क और जो है ब्रिक्स जो भी हैं ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब की सब साथ बैठ करके इस पर डिसीजन मेकिंग करें, राइट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई बात होगी या ग्लोबल किसी इकोनॉमिकल डिस्कशन होगा या सोशल पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल डिस्कशन होगा, इन दैट केस हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो सब सारे लोग साथ बैठ करके बात करते हैं और सारे लोग आगे बढ़ते हैं और सारे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम फिर खुद ही आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे, जो हमारे साथ और भी देश जुड़े हुए हैं उनको भी हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम डिसीजन कई मामलों में बिल्कुल अकेले नहीं लेते हैं, राइट। तो कई मामलों में बिल्कुल हम इंटरवेन भी पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे हमारा दो देशों के बीच में दो संप्रभु राज्य का मामला है, वहाँ पर हम द्विपक्षीय वार्ता करना पसंद करते हैं। अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे हमने उस बीच में अभी चर्चा कर दी थी, जैसे कि हमने भारत में जो कश्मीर का मुद्दा हमेशा से बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो उस कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कश्मीर से 370 हटा दी। अब सारे लोग चिल्लाते रह गए और अमेरिका भी आंख दिखाता रह गया। अमेरिका ने भी कहा कि भाई अगर इस मामले में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज पर्सनल मैटर, ये हमारा और पाकिस्तान का है, हम अपने आप देख लेंगे, राइट। और पाकिस्तान को भी समझा दिया कि ज़्यादा उछल कूद मत मचाओ, बात करनी है तो पहले तो तुम आतंकवाद ख़त्म करो, राइट। इसके बाद तो तुमसे कोई बात हो सकती है, फर्दर अभी कोई बात ही नहीं हो सकती है। अगर आपको हमसे बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमा फेसिया आपको क्या करना है, प्राइमा फेसिया अपने देश से आप जो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, पहले तो अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करो, राइट। जो कि आतंकवाद की भट्टी में तुम खुद भी जल रहे हो, पड़ोसियों को भी जला रहे हो। तो सबसे पहले ये आतंकवाद की जो भट्टी है इसमें पानी डालो और बुझा लो, राइट। फर्दर हम आपसे बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई दूसरा देश हमारे इस मामले में इंटरवेन कर नहीं सकता। उछल कूद करोगे तो हम पहले बातचीत करने के प्रबल समर्थक हैं, कूटनीति से मामलों को सुलझाना चाहते हैं, बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए
कुछ शर्तें हैं हमारी, और वो शर्तें जो है बहुत यूनिवर्सल हैं, फैक्ट है। वो एक फैक्ट के ग्राउंड पर है कि भैया आतंकवाद खत्म कर दो, और फिर आपसे हर तरह की बातचीत होगी, फिर आपसे राजनीतिक बातचीत भी होगी, व्यापारिक बातचीत भी होगी, फिर हम आपके साथ राजनीतिक संबंध भी रखेंगे और व्यापारिक संबंध भी रखेंगे। और अगर ये सब खत्म नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जो उछल कूद करना है, डिस्को डांस करना है, भागड़ा करना है, वो पाकिस्तान के अंदर करते रहो। भारत के मामले में इंटरवेन मत करना, और कश्मीर का राग मत अलापना। और अगर कश्मीर का राग अलापते अलापते जो तुम 250 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम के जो बम दिखाते थे, वो बम अपने पास संभाल के रखना। दीपावली तुम्हारे यहाँ मनाई जाती हो या ना मनाई जाती हो, ईद में पटाखे फोड़ देना, काम आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? नहीं तो भारत में अगर तुमने अटैक करने की सोची तो फिर भारत तुम शांत नहीं रहेगा। भारत क्या करेगा? अब तुम्हारे हमले का जवाब हमले से ही देगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे अब बात वही है कि LAC में चल रहा है, तनाव तो हमारा LAC पर भी है, चाइना से भी। लेकिन अब देखिए हमारी भारत की मीडिया कितनी कलाकार है। मीडिया भी एक लेमैन से जाकर के पूछ लेती है। आदमी फैक्ट्री से निकल करके आ रहा है और कहता है देखो गलवान घाटी में चाइना ने ये हरकत कर दी, अब भारत को क्या करना चाहिए? तो अब एक लेमैन है, फैक्ट्री मैन है, वो फैक्ट्री से निकल करके आ रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ है क्या जिससे आप पूछ रहे हैं? वो तो सीधे कह देगा कि अरे अगर वो किसी विपक्षी पार्टी का समर्थक होगा, किसी अन्य पार्टी का समर्थक होगा, तो सीधे सीधे कह देगा कि मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 56 इंची छाती कहाँ चली गई, ये कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, और भारत ने की सेना को जो है आदेश क्यों नहीं देते तुरंत युद्ध कर दे। अरे भैया तुरंत युद्ध नहीं होता है, डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ है, पीस का कोई जो है अल्टरनेटिव नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है, राइट। और चाइना को अगर हमने अभी आपको बता दिया, चाइना को अगर हम एक ग्राउंड पर UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स के प्लेटफॉर्म पर अगर हम उसको अपना शत्रु पाते हैं, तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अपना मित्र भी पाते हैं। अगर हमारा रसिया हमारा दोस्त है और वो रसिया का होने वाला मित्र है, रसिया से वो तेज़ी से अपने दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है, तो दोस्त का दोस्त भी हमारा दोस्त है, राइट। तो हम उस पर कैसे हमला कर दें? और जब बात ये होती है कि भाई दोस्ती, अब ये जो है अगर यही चीज़ आप नेता प्रतिपक्ष से पूछोगे तो वो तो कहेंगे कि अरे मोदी जी जो है जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को हम करना चाहिए, सारी पार्टियां आपके साथ हैं। अच्छा चलो, ये तो नेताओं के भौंकने वाली बातें हो गई, फालतू की चिल्लाने वाली। अगर मोदी जी तुरंत अटैक कर दें चाइना पर, तो यही नेता फिर चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे होंगे अरे डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है, देश को युद्ध की आग में झोंक दिया, देश खत्म कर दिया। अरे भैया युद्ध में केवल सैनिक, जब दो देशों के सैनिक आपस में लड़ रहे होते हैं तो चलिए एक आर्थिक जो इकोनॉमिकल लॉस होता है, जो मॉनेटरी लॉस होता है, वो तो होता ही है। चलो उसकी तो भरपाई आज नहीं 4 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद हो जाएगी। लेकिन उस लड़ाई में हमारा सैनिक भी शहीद होता है, सैनिक भी मारा जाता है, तो जो ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, मानवता का जो नुकसान होता है, और एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से होता है, उसकी भरपाई नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर इस बात को कोई नेता प्रतिपक्ष से कहे तो वो तो यही कहेगा कि भैया चाइना ने अटैक किया है, तुम भी कर दो, तुम उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत में अटैक कर दो। अच्छा ठीक है, जिस पर हम अटैक करेंगे वो उसने जो है खाना नहीं खाता है क्या? उसके पास आर्म्स नहीं है, उसके पास एम्यूनिशन नहीं है, उसके पास भी आर्म्स, एम्यूनिशंस, एटम बम्स, डिफेंस सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम सब कुछ है उसके पास। जो हमारे पास है वही उसके पास भी है। तो वो क्या होगा? भीषण नरसंहार होगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके अपने संबंधों को राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और अधिक से अधिक राष्ट्र हित में धन कमाना और राष्ट्र का विकास करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं समझ में आया होगा। जब आपको आंसर लिखना है तो इन तमाम पहलुओं को छूना है, तमाम पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जब आप आंसर करेंगे, जिसमें आप एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे, जिसमें आप
सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, इन तमाम डेवलपमेंट की बात करेंगे और उनमें जो है फ्रेटर्निटी, एक बंधुता की बात करेंगे, तो यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को बस छूने की ज़रूरत है और करंट का उस समय इशू चल रहा हो, उस करंट के इशू पर भी ध्यान देना है। अब जैसे कि देखिए, इस समय यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है और 2022 से लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता चला जा रहा है। अभी आप किसी लेमैन से पूछो तो कहेंगे यार जब रसिया हमारा दोस्त है तो मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी को जो है रसिया का साथ दे देना चाहिए, राइट। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि जब अमेरिका हमारा देश है, दोस्त है, तो हमको जो है नेटो में शामिल हो जाना चाहिए। हम क्यों नेटो में चले जाएं और क्यों हम जो है रसिया का साथ देने लगे जा करके। हमारी भूमिका तटस्थ है। हम जब ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि अब हमें इंटरवेन करने की आवश्यकता है, उस समय हम बात करेंगे तो पीस की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने की बात करेंगे, जिससे दोनों ही देश हमारे दोस्त बन जाएं। अब हम एक को अपना धुर विरोधी, धुर दुश्मन बना लें। भाई अगर हम रसिया के साथ खड़े हैं तो हमारा जो है यूक्रेन दुश्मन है, राइट। यूक्रेन के साथ अगर चले खड़े हो गए, मतलब नेटो में शामिल होकर के, नेटो में शामिल होने का मतलब हम यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, तो फिर हमने रसिया को अपना शत्रु बना लिया। तो हमें शत्रु नहीं बनाना है किसी को, हमको क्या बनाना है, हमको मित्र बनाना है। मित्र बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, राष्ट्र हित में जो है हमको जो है फायदा उठाना है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।